हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में संविधान संशोधन के जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल द्वारा किस प्रकार की सिफारिश को अनिवार्य कर दिया गया? व्हाट टाइप ऑफ रिकमेंडेशन हैज़ बीन मेड मैंडेटरी बाय द कैबिनेट फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो इसका आंसर है लिखित सिफारिश को। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन जो था, 42वां संविधान संशोधन ये कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और उस समय हमारी पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इस संशोधन के थ्रू 3 वर्ड हमारे संविधान में जोड़े गए थे। वो कौन-कौन से थे? तो वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इसमें दूसरी बात ये है कि राष्ट्रीय आपात के बारे में बात की गई है। तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो अनुच्छेद है हमारा, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 352। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352 बीन ब्राउट अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? इसका आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था ये 1978 में हुआ था और इस समय के हमारे जो पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई और इनकी पार्टी जो थी वो जनता पार्टी से ये संबंध रखते थे। इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको खत्म कर दिया गया। आर्टिकल जो कि आर्टिकल 31 में था, इसको खत्म कर दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया। ठीक है, इसके अलावा एक काम इसमें और किया गया कि पहले जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी का जो आधार था, बेसिस जो था, वो था 3 बेसिस थे। पहला था वार, दूसरा था एक्सटर्नल एग्रेशन बाह्य आक्रमण और तीसरा था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। तो ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था, इस शब्द को चेंज करके यहाँ पे आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया। आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन द्वारा 14 भूमि संबंधी अधिनियमों को भूमि भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 14 लैंड रिफॉर्म रिलेटेड एक्ट वेयर इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर है 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1984 के थ्रू। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 9वीं अनुसूची जो है संविधान की, वो किस संविधान संशोधन के थ्रू ऐड की गई थी हमारे संविधान में? वो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के थ्रू ऐड किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल शेड्यूल कितने हैं? तो टोटल शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 हैं। ओरिजिनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल थे, शेड्यूल थे, वो कितने थे? वो 8 थे। ठीक है, 9वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया था कि 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून को अगर शामिल किया जाता है तो वो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा इसकी नहीं की जा सकती है। ठीक है, और ये जो 14 लैंड रिफॉर्म जो थे, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म जो थे, ये कौन-कौन से स्टेट में हुए थे? तो ये हुए थे यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, गोवा में एंड दमन एंड दीव में। दमन एंड दीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा में स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बीन एस्टेब्लिश्ड इन द त्रिपुरा?
तो इसका आंसर है 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1984 के थ्रू ये किया गया था। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना की गई, तो इसमें शेड्यूल 6 में भी अमेंडमेंट किया गया। शेड्यूल 6 में भी अमेंडमेंट किया गया और ये शेड्यूल 6 किस चीज़ से रिलेटेड है? शेड्यूल 6 रिलेटेड है ट्राइबल एरिया के प्रशासन से संबंधित है। और ये ट्राइबल एरिया कहाँ के होंगे? ये ट्राइबल एरिया जनजातीय क्षेत्र जो होंगे ये आसाम स्टेट के, मेघालय के, त्रिपुरा के एंड मिजोरम के। इन स्टेट्स के जो ट्राइबल एरिया होंगे उसके प्रशासन से संबंधित है ये शेड्यूल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा किन राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? इन विच स्टेट्स रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लोक सभा was made for scheduled caste by the 51st Constitutional Amendment Act 1984। तो इसका आंसर है मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है। इस संविधान संशोधन के थ्रू आर्टिकल 330 और 332 में भी संशोधन किया गया। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में भी संशोधन किया गया, इसको भी अमेंड किया गया। ठीक है। आर्टिकल 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लोकसभा फॉर एससी एंड एसटी से संबंधित है। फॉर एससी एंड एसटी से संबंधित है। इसमें एक्सेप्ट आसाम है ये। ठीक है। और नेक्स्ट जो 332 है, आर्टिकल 332 ये है रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा सॉरी, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य की जो विधानसभा होगी उसके लिए है, फॉर एससी एंड एसटी के लिए। ठीक है। इसमें भी आसाम नहीं रहेगा, एक्सेप्ट आसाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय द 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो इसका आंसर है आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was the provision of reservation for scheduled tribe in the legislative assembly of Nagaland and मेघालय? इसका आंसर है 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस करा है पिछली स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? When was the 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेड? तो इसका आंसर है 16 जून 1986 को इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 संविधान का 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? When was the 52nd amendment of the constitution occurred? तो इसका आंसर है 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? Which schedule was added to the constitution through the 52nd constitutional amendment 1985? इसका आंसर है 10th शेड्यूल। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में जो हुआ था उसमें 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। और 10th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है? 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ लॉ जिसको कि दल बदल विरोधी कानून भी बोला जाता है। ठीक है। इस 10th शेड्यूल में किस चीज़ की चर्चा की गई है? तो इसमें दल बदल के आधार पे संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई करने के प्रोविजंस की चर्चा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान के कितने अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था? Which article of the Constitution were amended by the 52nd Constitutional Amendment Act 1985? इसका आंसर है आर्टिकल 101, 102, 190 एंड 191। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 101 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 101 वैकेशन ऑफ सीट्स से रिलेटेड है। वैकेशन ऑफ सीट्स रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया है
कि अगर कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदस्यों का सदस्य है, तो उसको एक सीट अपनी छोड़नी पड़ेगी। मतलब कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। और दूसरा इसमें ये था कि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता, एक साथ दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है? नेक्स्ट इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 102, ये किस चीज़ से डील करता है? तो आर्टिकल 102 संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चा इसमें की गई है कि कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता यदि वह पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे है, अगर वह इंडिया का सिटीजन नहीं है, अगर वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अगर वह दिवालिया है या फिर संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अगर वो अयोग्य है, तो उसकी चर्चा इसमें की गई है। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चा की गई है। ठीक है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ठीक है? सिमिलरली आर्टिकल 190 जो है, इसमें किस बात की चर्चा की गई है? इसमें वैकेशन ऑफ सीट्स की ही चर्चा की गई है इसमें भी, लेकिन ये इन स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है। इन स्टेट लेजिस्लेचर, ये पार्लियामेंट की बात की गई है इसमें 101 में, और इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता, या कोई भी व्यक्ति कई राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है? आर्टिकल 191 क्या कहता है? आर्टिकल 191, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चा की गई है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के लिए है। ठीक है? इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है, तो वह सदस्य नहीं हो सकता, डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर वो दिवालिया है, तब वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। अगर वह सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तब वह डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और अगर वह संसद द्वारा पारित किसी लॉ के तहत अयोग्य है, तब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था? ऑन विच डेट वाज द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो ये लागू किया गया था 1 मार्च 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया? व्हाट प्रोविजन हैज बीन मेड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर है प्रोविजन टू प्रिवेंट डिफेक्शन, मतलब दल बदल रोकने का प्रावधान इसमें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थिति में संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता? In what circumstances the membership of a member of parliament or a member of a state legislature cannot be terminated? तो इसका आंसर है कि यदि राजनीतिक दल के कम से कम 1/3 सदस्य अलग हो जाए, तब उसकी सदस्यों की सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता, और किसी दल के 2/3 सदस्य की सहमति से उनका किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल से संबंधित किसी विवाद या प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका होगा? Who will have that final decision on any dispute or question related to defection? तो इसका आंसर है स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को भारत के 23वें राज्य के रूप में मान्यता मिली? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिजोरम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 23rd स्टेट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1986 में हुआ था। मिजोरम जो राज्य बनाया गया, ये पहले यूटी हुआ करता था, इसको बाद में स्टेट बना दिया गया 1986 अमेंडमेंट के थ्रू, 53rd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है? इसमें ये भी प्रोविजन किया गया, इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक आर्टिकल जोड़ा गया। वो आर्टिकल है आर्टिकल 371 जी ऐड किया गया। इसमें मिजोरम राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजन की व्यवस्था की गई, विशेष प्रावधान। ठीक है? स्पेशल प्रावधान की व्यवस्था की गई, और इसमें ये कहा गया कि मिजोरम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी, उसमें मिनिमम मेंबर जो होंगे, वो होंगे 40। ठीक है? इसका प्रोविजन किया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? विच आर्टिकल हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ स्पेशल स्टेटस टू मिजोरम? इसका आंसर है आर्टिकल 371 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा
अनुच्छेद 371 ज के द्वारा किस राज्य के लिए विशेष उपबंध किया गया? By the 56th Constitutional Amendment 1987, for which state a special provision has been made by Article 371I? इसका आंसर है गोवा के लिए। ठीक है, तो 56th अमेंडमेंट 1987 जो किया गया था, इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और ये 25th नंबर का स्टेट इसको बनाया गया। ठीक है, इसके थ्रू दमन एंड दीव एक अलग न्यू यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दमन एंड दीव को न्यू यूटी बनाया गया। पहले गोवा, दमन एंड दीव ये तीनों कंबाइंडली एक यूटी थे। इससे गोवा को अलग करके स्टेट बनाया गया और दमन एंड दीव को एक यूटी बनाया गया। ठीक है, इसमें स्पेशल प्रोविजन करने के लिए आर्टिकल 371 आई जोड़ा गया। ठीक है, इसमें विशेष प्रावधान किया गया गोवा के लिए और इसमें एक प्रोविजन एक और जोड़ा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी गोवा की, इसमें मिनिमम मेंबर जो रहेंगे, मिनिमम मेंबर वो रहेंगे 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? ऑन विच डेट द 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? इसका आंसर है 30 मई 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को दमन व दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संविधान संशोधन द्वारा हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया गया। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज इट बीन ऑथराइज्ड टू पब्लिश हिंदी टेक्स्ट? इसका आंसर है 58वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1987 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के हिंदी संस्करण को प्रकाशित करने के लिए ऑथराइज किया गया और भविष्य में होने वाले जो संशोधन जो होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन जो होंगे, उसको भी हिंदी में प्रकाशित किया जाए, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया कि हिंदी का जो संस्करण होगा उसका महत्व अंग्रेजी के संस्करण के समान ही होगा। ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल भी इसमें जोड़ा गया। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 394A। इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट, संविधान के हिंदी में जो आधिकारिक अनुवाद होगा उसको प्रकाशित करेंगे। संविधान का हिंदी अनुवाद जो होगा, हिंदी ट्रांसलेशन, उसको ऑफिशियल पब्लिकेशन करेंगे, ऑफिशियल पब्लिकेशन करेंगे, प्रकाशित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? विच न्यू आर्टिकल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987? इसका आंसर है आर्टिकल 394A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इसका आंसर है आर्टिकल 326। तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1986 में हुआ था। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1989 में हुआ था। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था। ये जो आर्टिकल जो था ये रिलेटेड था एडल्ट सफरेज से। एडल्ट सफरेज मतलब वयस्क मताधिकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? तो इसका आंसर है 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1989 में हुआ था। इसी में जो न्यूनतम आयु जो थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र का दर्जा दिया गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन? तो इसका आंसर है 69th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 1991 में जो हुआ था, उसी के थ्रू दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया था। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया गया और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट भी
बनाई गई दिल्ली के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावित हुआ? When did the 69th Constitutional Amendment Act came into effect? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किन 3 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? Which 3 new languages were included in the 8th schedule by the 71st Constitutional Amendment 1992? तो इसका आंसर है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक है। इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची किस चीज़ से रिलेटेड है? तो 8वीं अनुसूची में लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र किया हुआ है। लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है ये। ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है ये। ठीक है। और टोटल हमारे संविधान में कितने शेड्यूल हैं? 12 हैं। ओरिजिनली 8 थे, अभी 12 हो गए हैं टोटल। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इन 3 भाषाओं को शामिल करने के बाद हमारे संविधान में टोटल कितने लैंग्वेज हो गए? तो 18 लैंग्वेज हो गए। पहले 15 थे, 3 इस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया, तो ये 18 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में पंचायती राज की स्थापना का उपबंध किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द प्रोविजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, इसके थ्रू पंचायती राज का गठन किया गया था, जिसको कि हम लोग ग्रामीण स्थानीय स्वशासन निकाय भी कहते हैं, रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। ठीक है। इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे संविधान में पार्ट 9 जोड़ा गया और शेड्यूल जोड़ा गया, एक 11वां शेड्यूल जोड़ा गया। ठीक है। 11वां शेड्यूल जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या था इस संविधान संशोधन का? इस संविधान संशोधन का उद्देश्य ये था कि जो हमारी जो गवर्नेंस है उसको डिसेंट्रलाइज करना और लोकल जो कम्युनिटी है उसको एम्पावर करना। इस संविधान संशोधन में जो पंचायती राज की जो स्थापना की गई उसको 3 टायर स्ट्रक्चर दिया गया, जिसमें पहला जो स्ट्रक्चर था वो विलेज लेवल का था, जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। दूसरा ब्लॉक लेवल का था, जिसको इंटरमीडिएट पंचायत बोलते हैं। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल था, जिसको जिला पंचायत बोलते हैं। ठीक है। इसके थ्रू संविधान संशोधन के थ्रू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल 243A से लेकर आर्टिकल 243O तक इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किस अनुसूची का समावेश किया गया था? तो 11वीं अनुसूची का समावेश किया गया था। विच शेड्यूल वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो 11th शेड्यूल इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? व्हाट आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायती राज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आर्टिकल है आर्टिकल 243A से लेके आर्टिकल 243O तक। और ये किस संशोधन के थ्रू जोड़े गए थे? तो ये 73rd संविधान संशोधन 1992 के थ्रू जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू किया गया था? When was the 73rd Constitution Act 1992 enacted? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अधिपालन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? Which was the first state in the country to implement the 73rd Constitutional Amendment Act? ये राज्य था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन प्रोवाइडेड टू म्यूनिसिपालिटीज? इसका आंसर है 74वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 के द्वारा म्यूनिसिपालिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया। ठीक है। तो म्यूनिसिपालिटीज को, नगर पालिका जो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में संशोधन किया गया, संविधान में ऐड किया गया पार्ट। वो पार्ट कौन सा था? वो पार्ट था 9th A, इसको ऐड किया गया और शेड्यूल एक ऐड किया गया, वो शेड्यूल था 12वां शेड्यूल। और आर्टिकल कौन कौन से ऐड किए गए इसमें? तो आर्टिकल ऐड किए गए 243
पी से लेके 243Z तक इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किस भाग का समावेश किया गया था? विच पार्ट was included in the constitution by the 74th constitutional amendment? तो इसका आंसर है पार्ट 9A। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से आए? तो आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी नई अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर है 12वीं अनुसूची। विच न्यू शेड्यूल was added to the constitution by the 74th constitutional amendment? 12th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरपालिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान भारत में कब लागू हुआ था? When did the constitutional provision related to municipalities came into force in India? इसका आंसर है ऑन 1 जून 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दी गई? By which constitutional amendment delimitation was allowed on the basis of 1991 census? इसका आंसर है 84th constitutional amendment 2001। इस संविधान संशोधन के थ्रू लोकसभा और विधानसभा के लिए कंस्टिट्यूएंसी का जो परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन होता है, उसको स्थगित कर दिया गया और उसको बोला गया कि 2026 के बाद पहली जो जनगणना होगी तब तक इसको स्थगित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? टू रिकॉग्नाइज कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट for children aged 6 to 14 years, which constitutional amendment has been made? तो इसका आंसर है 86th constitutional amendment 2002। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, प्राथमिक शिक्षा जो होती है, प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। और ये फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल के थ्रू बनाया गया? तो आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 21A एडेड। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर राइट टू एजुकेशन वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संविधान संशोधन द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पे 2001 कर दिया गया था। By which constitutional amendment the basis of population in delimitation was changed to 2001 instead of 1991 census? तो इसका आंसर है 87th constitutional amendment 2003। इस constitutional amendment के थ्रू इस constitutional amendment के थ्रू डिलिमिटेशन का आधार जो 1991 का सेंसस था उसको बदल के 2001 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को इस संविधान संशोधन के तहत दो अलग निकायों में बांट दिया गया? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द ज्वाइंट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट बॉडीज? इसका आंसर है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। नेशनल कमीशन फॉर SC/ST को दो कमीशन में बांट दिया गया। पहले ये जो कमीशन हुआ करता था नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, फॉर SC एंड ST, ये दोनों कंबाइंड हुआ करता था। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST। ये नेशनल कमीशन फॉर SC ये आर्टिकल 338 में आता है और नेशनल कमीशन फॉर ST के लिए एक आर्टिकल ऐड किया गया, ये आर्टिकल हुआ आर्टिकल 338A। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा व विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होगा। By which constitutional amendment was it provided that the size of the Council of Ministers will not exceed 15% in the Lok Sabha and the Legislative Assembly? इसका आंसर है 91st Constitutional Amendment Act 2003। इसमें यह प्रावधान किया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे इंक्लूडिंग PM जो होंगे, इसमें दो आर्टिकल में संशोधन किया गया। पहला आर्टिकल जो था आर्टिकल 75
इसमें क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की जो संख्या थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम, ये 15% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। और एक आर्टिकल था आर्टिकल 164, इसमें स्टेट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम 15% से अधिक नहीं हो, ठीक है। और इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया आर्टिकल 164 में कि मिनिमम जो नंबर होगा, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट्स में, वो 12 से कम नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन कर मंत्रिपरिषद के आकार को नियत किया गया? By which constitutional amendment the size of the Council of Ministers have been fixed by amending Article 75 and Article 164? तो इसका आंसर है 91st Constitutional Amendment, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था? Through which constitutional amendment 4 new languages were added to the 8th schedule? इसका आंसर है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और ये भाषाएं कौन कौन सी थी? तो ये थी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। बोडो ये जो भाषा है ये आसाम में बोली जाती है, डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली बिहार में बोली जाती है और संथाली झारखंड में बोली जाती है। इसके पहले टोटल हमारे पास जो भाषाएं थी वो 18 भाषाएं थी शेड्यूल 8 में, और 4 नई भाषाएं जुड़ जाने पे ये टोटल जो लैंग्वेज हमारे शेड्यूल 8 में थी वो हो गई 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं सम्मिलित है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर करंटली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? तो इसका आंसर है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लिए संशोधन के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। अंडर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 27% रिजर्वेशन हैव बीन गिवन टू बैकवर्ड क्लासेस फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये किस संविधान संशोधन के थ्रू दिया गया? तो इसका आंसर है 93rd संविधान संशोधन के थ्रू ये किया गया था, जो कि 2005 में हुआ था। इसके थ्रू संविधान में ये संशोधन किया गया, प्रावधान किया गया कि सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शंस हैं, वीकर क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस जिसको हम लोग एससी बीसी कहते हैं, और एससी एंड एसटी, इनको शैक्षणिक संस्थाओं, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन किया गया, और इसी में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। इस संविधान संशोधन के थ्रू हमारे संविधान में आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 93वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? विच न्यू आर्टिकल हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इसका आंसर है आर्टिकल 15(5). नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है? व्हाट इज द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसर्न्ड विथ? तो इसका आंसर है फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था ये हुआ था 2011 में, और ये रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया इस संविधान संशोधन के थ्रू, और हमारे संविधान में पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9 पी बी, और आर्टिकल जोड़ा गया, वो था आर्टिकल 243 जेड एच से लेके आर्टिकल 243 जेड टी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में कब अधिसूचित किया गया था? When was the 97th Constitutional Amendment Act 2011 notified? तो इसका आंसर है जनवरी 12, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहकारी समितियों को जोड़ा गया? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव बीन एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इसका आंसर है आर्टिकल 19(1)(c). नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 जेड जे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो इसका आंसर है 21। आर्टिकल 243 ZJ, इसमें क्या मेंशन किया गया है? इसमें ये मेंशन किया गया है कि मेंबर ऑफ बोर्ड्स जो होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, वो कितने होंगे और उनका टर्म क्या-क्या होगा, ठीक है? नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है? तो इनका जो टर्म जो होगा वो मैक्सिमम 5 साल का होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो 21 होंगे। इसमें 21 जो सीट्स थी, इसमें रिजर्वेशन की भी बात की गई थी कि 1 सीट रिज़र्व होगी एससी एंड एसटी के लिए और 2 सीटें रिज़र्व होगी वुमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था? थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज मेड? तो इसका आंसर है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014। इस संविधान संशोधन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये जो जजेज होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट के लिए मौजूदा जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसको बदल के एनजेएसी के थ्रू करने का प्रावधान किया गया था। हालाँकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द कर दिया गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः कब बहाल किया गया था? When was the collegium system reinstated by the repealing the National Judicial Appointment Commission and the 99th Constitutional Amendment? तो इसका आंसर है 14 अक्टूबर 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किससे संबंधित है? व्हाट इज द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 रिलेटेड टू? तो इसका आंसर है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये 100वां संविधान संशोधन जो था, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में भूमि सीमा समझौता से संबंधित था। हालाँकि इस पे हस्ताक्षर जो थे 1974 में ही हो गया था, लेकिन जो वास्तविक जो हस्तांतरण किया गया टेरिटरी का, वो 100वें संविधान संशोधन 2015 के बाद किया गया। इस संविधान संशोधन के थ्रू क्या हुआ, तो इंडिया ने एक्वायर किया 51 बांग्लादेशी जो एन्क्लेव थे उनको, बांग्लादेशी एन्क्लेव्स को, ठीक है? और बांग्लादेश ने रिसीव किया 111 इंडियन एन्क्लेव को, ठीक है? मतलब 51 जो एन्क्लेव थे वो इंडिया के पास आए और 111 एन्क्लेव बांग्लादेश के पास गए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किस विषय से संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में माल एवं सेवा कर जीएसटी का शुभारंभ कब हुआ था? फ्रॉम व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लॉन्च्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया गया? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो इसका आंसर है 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैव बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 के द्वारा, जो कि 2018 में हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है? और इसमें आर्टिकल जोड़े गए इस संविधान संशोधन के थ्रू। वो आर्टिकल कौन-कौन से थे? तो वो आर्टिकल थे 338 ए, बी एंड आर्टिकल 342 ए, ठीक है? इसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 338 बी में क्या था कि एनसीबीसी का, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज़ की चर्चा की गई थी। और आर्टिकल 342 ए में ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो सोशियली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? उनको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन कर कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया?
Which new article has been added by amending Article 338 of the Constitution by the 102nd Constitutional Amendment? तो ये आर्टिकल था आर्टिकल 338B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान किया गया? By which constitutional amendment 10% reservation has been provided to the general category in government services and educational institution? तो इसका आंसर है 103rd संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये प्रावधान किया गया। इसके थ्रू दो आर्टिकल को अमेंड किया गया। वो आर्टिकल कौन कौन से थे? तो आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6). ठीक है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किन दो नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया? Which two new article have been added to the constitution by the 103rd constitutional amendment? इसका आंसर है आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6). नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया? Through which constitutional amendment the nomination of Anglo-Indian community in the Lok Sabha and the state legislative assemblies has been abolished with effect from 25th January 2020? इसका आंसर है 104th Constitutional Amendment 2019। इसी संशोधन के थ्रू जो लोकसभा और विधानसभा में एससी एंड एसटी की रिजर्वेशन होती है सीट्स की, उसको बढ़ा दिया गया 10 साल के लिए। 10 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? Which article of the Constitution has been amended by the 104th Constitutional Amendment 2019? इसका आंसर है आर्टिकल 334। आर्टिकल 334 में क्या डिस्कस किया गया है? तो आर्टिकल 334 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी का जिक्र किया गया है। फॉर एससी एंड एसटी का जिक्र किया गया है और ये कहाँ किया गया है? इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी एसटी की सीटों का जो रिजर्वेशन होता है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है आर्टिकल 334 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकार बहाल किया गया? थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू आइडेंटिफाई एंड लिस्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैज बीन रिस्टोर्ड? तो इसका आंसर है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2021। 102वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था, जो इसके पहले का संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन जो था, जो 2018 में हुआ था, इसमें ये पावर जो थी ये प्रेसिडेंट को दी गई थी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के को आइडेंटिफाई करने की शक्ति प्रेसिडेंट को दी गई थी। लेकिन इस संविधान संशोधन में वो शक्ति वापस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दी गई। नेक्स्ट जो संविधान संशोधन हमारा है 106 संविधान संशोधन है, जो 2023 में हुआ था। इसको हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इसको बोला गया, के नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या चर्चा की गई? इसमें चर्चा की गई कि 1/3 जो सीट्स जो होती है फॉर वुमेन, 1/3 सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लोकसभा, विधानसभा एंड विधानसभा ऑफ दिल्ली, विधानसभा ऑफ दिल्ली। ठीक है, और ये कितने पीरियड के लिए किया गया? ये टोटल पीरियड जो था, ये टोटल पीरियड 15 साल के लिए ये रिजर्वेशन किया गया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।